क्लास के अंदर हमने बात की थी मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट होता क्या है? मास में डिफरेंस। मास में डिफरेंस कहां से कहां आएगा वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास में न्यूक्लियन है, क्या न्यूक्लियन जब फ्री होते हैं तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो एनर्जी ज्यादा। अच्छा, जब वो न्यूक्लियन जो है एक न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर तो अच्छा खासा अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और अच्छा खासा अट्रैक्शन का फोर्स यानी कि स्टेबल, और अगर स्टेबल तो एनर्जी कम। यार एनर्जी पहले ज्यादा थी, कम हो गई, यानी कि एनर्जी रिलीज हो गई। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी कम होती है क्या हो गया? एक मिनट, अगर मास m है तो उस मास से रिलेटेड एनर्जी m इंटू सी स्क्वायर। अगर किसी बॉडी का मास, जैसे विश्वजीत का मास अगर m है तो उससे एनर्जी जो होगी रिलेटेड वो m इंटू सी स्क्वायर। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास में चेंज, जैसे अभी बारिश में आया है तो पानी की कुछ बूंदे लेके आया तो मास पहले के कंपैरिजन में कुछ बढ़ गया। कितना बढ़ा? इतना। तो कितनी, कुछ मास बढ़ा, कपड़ों में थोड़ा सा वेट बढ़ गया तो यार एनर्जी भी बढ़ी होगी। तो जितना मास चेंज आएगा इनटू सी स्क्वायर तो वो एनर्जी बढ़ गई होगी। तो पूछा जाए कितनी एनर्जी बढ़ी? जितना मास बढ़ा इनटू सी। कितनी एनर्जी थी? जितना मास था इनटू सी स्क्वायर। इस तरह से यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ही मास कम हो रहा होगा। तो यानी कि जब भी फ्री न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनता है तो मास कम होता है, फिक्स है। एक चीज और, हमने लास्ट क्लास में आइंस्टीन के अकॉर्डिंग बात की थी, एक एएमयू अगर रेस्ट पे है तो उसकी पास में रेस्ट मास एनर्जी 951.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बता सकता है एएमयू किस किस का मास होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन यहाँ रख दें तो एक प्रोटॉन अगर रेस्ट पे है तो उसके पास ये एनर्जी, एक न्यूट्रॉन रेस्ट पे है तो उसके पास ये एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का 1837, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी इसका 1837 यानी कि 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पॉजिट्रॉन भी होता है? उसकी भी रेस्ट में एक पॉजिट्रॉन अगर चुपचाप बैठा है तो उसके पास में सिर्फ उसके बने रहने के लिए, यानी कि एग्जिस्टेंस के लिए ही इतनी एनर्जी तो चाहिए। मुझसे बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास में 0.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन के पास में 0.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तुम्हारी अगली बार तुम्हारी मम्मी आएंगी ना, मैं सीधा बोलूंगा, उस दिन तो मैंने बोला था फिर भी इतना नहीं बोला। हर क्लास के अंदर बात करती है, तुम्हें लगता है दिखेगी नहीं, बात कर लो। क्या है 0.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होती है वो एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास है, और अगर मास है तो मास से रिलेटेड आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी होनी चाहिए, जो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 0.51। लेकिन 0.43 है यानी कि इलेक्ट्रॉन से भी कम मास। अरे कहाँ नहीं, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। यहां तक हमने बात की थी, मास डिफेक्ट भी आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। तुम क्या कर रहे हो यार? बारिश आ रही है, यहां माहौल बिगाड़ा ना, नक्शा बिगाड़ दूंगा यार। दूर दूर बैठे हो तुम लोग, तुम कपल हो लेकिन अकेले बैठा करो। अब उसका नाम कपल है, नाम ही कपल है।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स। चलिए भाई देखिए, ये हमारे पास में एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियन होंगे। ये यहाँ पर हमारे पास में न्यूक्लियन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बहुत सारे भरे बैठे हैं। क्या ये स्टेबल है? स्टेबल है तो एनर्जी कम। मुझे इसको तोड़ना है यार, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर दी एनर्जी कुछ क्यू, कुछ भी एनर्जी दे दी क्यू, और उसके बाद में ये टूट गए और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फ्री न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस से फ्री न्यूक्लियन बन गए। यार एनर्जी देने पर टूटा, ऑब्वियस सी बात है, बिना एनर्जी देके तो टूट नहीं पाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, पावर प्लांट, उसमें भी एनर्जी देके ही तोड़ा जाता है चीजों को। तो यहाँ पर हमने तोड़ा, क्या एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी इसके पास गई, और आइंस्टीन क्या पढ़ेंगे, एनर्जी मतलब मास। तो ये एनर्जी इसमें ऐड हुई और ये बन गया। क्या ये अनस्टेबल होता है कंपैरेटिवली? अनस्टेबल मतलब एनर्जी ज्यादा कहां से आई होगी? एनर्जी जो दी वो यहां बनकर आ गई, एनर्जी जो दी वो यहां बनकर आ गई। यार एनर्जी और मास तो सेम है, जब एनर्जी ज्यादा हो गई तो मास भी ज्यादा हो गया। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, यार कितनी एनर्जी आई होगी यहाँ पर, कितनी एनर्जी आई होगी? अच्छा, मास किसका ज्यादा होगा? न्यूक्लियॉन्स का। किससे? न्यूक्लियस का। तो क्या यहां से मास डिफेक्ट जो आएगा, मास डिफेक्ट जो आएगा, किसका मास ज्यादा है? न्यूक्लियॉन का। माइनर है, ये दोनों साइड में एक ही चीज लिखी है, न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा सोच के देखें, एक ध्यान से देखें, जो मैंने एनर्जी दी इसको तोड़ने के लिए, वही हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी। जो एनर्जी दी वो एनर्जी में इन्वॉल्व हो गई और एनर्जी आ गई एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा आ गया मास। तो कितना मास आया होगा एक्स्ट्रा? इसका मास माइनस इसका मास, तो उससे क्या पता चला? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। क्या ये चीज अभी इससे पहले जो मास डिफेक्ट लिखा था उसका जस्ट उल्टा नहीं है? पिछली क्लास में जो था, पहले न्यूक्लियस थे, वो यहां जा रहा था, और जब वो यहां जा रहा था तो यार एनर्जी लिबरेट हो रही थी, और एनर्जी लिबरेट जो हो रही थी क्यों? वो ये ज्यादा मास कम मास, तो जितना मास कम हुआ होगा डेल्टा एम, उससे रिलेटेड एनर्जी थी। तो यहां पर इतना मास जो है वो बढ़ा या कम हुआ? ये मास बढ़ा या कम हुआ? तो अगर मुझसे पूछा जाए क्या जो एनर्जी दी है, जो एनर्जी दी है, क्या वो उसने ही मास बढ़ाया? एनर्जी जो दी है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग तो उसने ही मास बढ़ाया होगा, वरना कैसे बढ़ा होगा? अब एनर्जी इक्वल्स इक्विवेलेंट टू मास। तो ये जो एनर्जी दी क्यू, क्या वो मास डेल्टा एम से रिलेटेड एनर्जी, यानी कि डेल्टा एम की एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये अब इसके अंदर भी वही चीज, अगर जो ये डेल्टा एम है वो अगर ए एम यू में है तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। एक एमयू के लिए इतना, तो इतने एमयू के लिए इतनी एनर्जी दी गई होगी। ये चीज सब क्लियर है क्या? ध्यान से सुने, अगर हम किसी भी चीज को तोड़ रहे हैं, कहानी की तरफ सुनना, अपने आप याद होगा, किसी चीज को तोड़ना है तो मुझे एनर्जी देना है, और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी मतलब मास। तो मैंने अगर एनर्जी दी तो टूट गया, एनर्जी दी मतलब मास बढ़ गया। तो जितना मास बढ़ा होगा वो एक्चुअल में जितनी एनर्जी दी होगी उससे ही तो रिलेटेड होगा। तो जितना मास बढ़ा वो निकाल लो, और उस मास जो बढ़ा उसको आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना मास बढ़ा यानी कि जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, और जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी वही तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। अब इसमें भी देख लो यार, अगर ये एसआई में है तो ये भी एसआई में रख दो, अगर ये एएलयू में है तो ये वाली वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। कितना लिखो, इतने हम चाय पे चर्चा करते हैं। पहली फुर्सत में निकल नहीं, बेइज्जत करके निकालूंगा, तो ध्यान रखना। इसके आगे और लिखो, अब नेक्स्ट लाइन में, और अमाउंट ऑफ
energy released, amount of energy released when free nucleons converted into nucleus, combine into nucleus. When free nucleons combine into nucleus. Free nucleon मतलब ज्यादा एनर्जी, अनस्टेबल मतलब ज्यादा एनर्जी, न्यूक्लियस में जा रहे मतलब कम एनर्जी, एनर्जी हो रही है कम, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अगर वो एनर्जी डायरेक्ट पता चल जाए तो मैं तो बता दूंगा यार इतनी एनर्जी रिलीज हुई, और अगर वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं दी है, मास दिए हुए तो मैं देख लूंगा कितना मास चेंज कम हुआ, जितना मास कम हुआ होगा उस मास के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी बाहर निकल गई होगी। अच्छा, मास के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, SI में दिया है मास तो इंटू सी स्क्वायर, और अगर AMU में दिया है मास तो इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग कुछ तो हाँ बोल रहे, दो एक H है और एक H है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है? अच्छा, ये बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि यार बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी, इसका एक दूसरा फॉर्म नहीं बोलते क्या? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे वो बॉन्ड एनर्जी, वो एक तरह से डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी तो है ना? तो ये वही तो चीज है। न्यूक्लियस को तोड़ना है न्यूक्लियन में तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो एनर्जी दे रहे हैं वो बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियन से वापस से न्यूक्लियस बनाना है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो वो भी बाइंडिंग एनर्जी। बस देखना है मास से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट लाइन लिखे इसमें, बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड टू मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड टू मास डिफेक्ट। पहला क्वेश्चन। अच्छा, हमने लास्ट स्लाइड क्या बोली है? बाइंडिंग नहीं, वो तो तुम वही रीड करके पढ़ा रहे। बाइंडिंग एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो उस मास से रिलेटेड है, जब वो एक दूसरे में चेंज होते हैं तो मास में जो चेंज आएगा, मास में जो भी डिफेक्ट आएगा, मान लो 1 ग्राम का चेंज आया तो 1 ग्राम से रिलेटेड एनर्जी मास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। 1 AMU का चेंज आया तो 1 AMU से रिलेटेड एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। मतलब मास का डिफेक्ट जो भी होता है उससे रिलेटेड एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी है, और वो न्यूक्लियस में हमेशा वो डेल्टा एम से ही निकाला जाता है। हो सकता है ये बाइंडिंग एनर्जी, ये भी बाइंडिंग एनर्जी BE बाइंडिंग एनर्जी, क्यों? क्योंकि मास डिफेक्ट इतना चेंज हुआ तो उससे रिलेटेड एनर्जी है, तो ये भी बाइंडिंग एनर्जी है। हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4, इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4, बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? एक मिनट, पूरी लाइन है। इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 इज 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने में जो मैं चीज पूछने जा रहा हूं उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चीजों को लंबे टाइम तक अपने अंदर जिंदा रखने के लिए रिवीजन कम करना पड़े, कम टाइम हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है। ये बाइंडिंग एनर्जी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या है कंसेप्चुअल? कितने न्यूक्लियन है? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, न्यूक्लियस में कहां है? तो अगर हमारे पास में 4 प्रोटॉन है, यानी कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, अगर वो चारों अलग अलग हैं और वो मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बना लेते हैं एक साथ 4, तो एनर्जी रिलीज होगी कितनी? 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर वो पहले ही 4 न्यूक्लियस में है और उनको फ्री बनाना है तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब ये। देन फाइंड आउट मास डिफेक्ट इन AMU। मैंने बोला था इस चैप्टर में कैलकुलेशंस हैं।
1 बाय अप्रोक्सीमेटली, ये एकदम एग्जैक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी किससे रिलेटेड एनर्जी है? मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी देकर क्या पूछ रहा है? मास डिफेक्ट कर रहा हूं। तो बाइंडिंग एनर्जी मुझे पता है, वो मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी तो डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में निकालना है? ए एम यू में। तो ये ए एम यू में है, तो इसको क्या लिखूंगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, डेल्टा एम की वैल्यू 28 अपॉन, ये किस यूनिट में आएगा? ए एम यू। कर लेना, ए एम यू को यू लिखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है सामने। कैलकुलेटर लेके बैठी हो गया तो एकदम एग्जैक्ट है। चलो, मुझे बोला जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस बताओ। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनाने की तरफ जाओ, या फिर न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियन बनाओ। दोनों ही केस में बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन होती है, या तो बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड तोड़ते, तुम्हारी जो मर्जी। अच्छा, दोनों ही केस में किसका मास ज्यादा होगा? न्यूक्लियस का। और मास दिया भी है, एक प्रोटॉन का मास दिया। अच्छा, वैसे प्रोटॉन का मास हम क्या बोलते थे? 1 AMU। न्यूट्रॉन का मास बोलते थे 1 AMU। लेकिन यहां देखो, एक से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 1 AMU होता था 1.66 और प्रोटॉन का क्या होता था? 1.672, इसलिए इतना डिफरेंस है। और न्यूट्रॉन का क्या होता था? 1.675, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है न्यूट्रॉन का, या 7 है या 8 है। और हीलियम का ये मास दिया है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, सीधा सीधा इन्विटेशन दे रहा है, भैया मास डिफेक्ट निकालो, कि मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो पहले मास डिफेक्ट देख लेते हैं। अच्छा, वैसे हीलियम बनेंगे, हीलियम बनने के लिए क्या 2 प्रोटॉन चाहिए हीलियम न्यूक्लियस के लिए? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाएंगे, ये ज्यादा बनाएंगे। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का एक बनाएंगे। मास किसका ज्यादा है? इसका। तो मास डिफेक्ट जो आएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास, 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन का मास, माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, यही लिखूंगा। न्यूक्लियस का टोटल मास माइनस न्यूक्लियस का मास, ये ज्यादा होगा। इन दोनों का डिफरेंस इज मास डिफेक्ट। सॉल्व करो, कितना आएगा? ये पूरी वैल्यू एक साथ 2.0146, इसका 2.0074, और ये दिया हुआ है, ऐड करो तो 50205
थोड़ी तो आएगा, ऐड करो 10 12 3 4.0320 कितना मास डिफेक्ट है? तो मास डिफेक्ट जो आएगा 0.0305। देखो पानी गिर रहा है, क्या चल रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी क्या एएमयू में है, तो क्या लिखूं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर ले, मैथ है, फिजिक्स का कुछ काम नहीं है। ये आएगा 28.4 मेगा, आना तो 28 ही था लेकिन एग्जैक्टली 28.4 होता है। अच्छा, कभी हमने बात की है कि पता नहीं किसी भी टॉपिक में कि पावर कैसे जनरेट होती है, पावर प्लांट के बारे में? हाँ, वो टरबाइन वाला कुछ पता है? तुम बकरे चला रहा, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, पावर प्लांट के अंदर इतनी एनर्जी क्यों निकलती है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी मास के इक्विवेलेंट है और एनर्जी रिलीज हो रही है, जरूर मास कम हो रहा हो, मतलब मास चेंज हो रहा हो। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन ही तो है। यूरेनियम 238 से क्या निकाल रहे हैं? अल्फा। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई? अरे जितना मास रिलीज हुआ होगा उससे कॉरस्पॉन्ड, बस ये क्वेश्चन। ये क्या है? मास डिफेक्ट देखना पड़ेगा। मास डिफेक्ट हीलियम नहीं निकला है, एनर्जी जो निकली है वो मास लेके गई है, हीलियम थोड़ी ना मास लेके गया है। एनर्जी कौन सी कंसेप्ट तुम गलत लगा रहे हो? एनर्जी निकली यानी कि मास निकला। मेरे पास में कुछ ए सब्सटेंस है, वो टूटा बी में प्लस हीलियम निकल गया। तो तुम क्या ए और बी का जो मास का डिफरेंस है वो, सॉरी जो प्रोडक्ट का डिफरेंस है मास का रिएक्टेंट के साथ, उसके साथ देख लो, पेरेंट के साथ दो मास इफेक्ट नहीं है। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो मास लेके गई है। मान लो कि 100 जूल का है वहां, तो 100 जूल मास इफेक्ट करा के गया। वो मास इफेक्ट कितना होगा? उन सब का डिफरेंस, सिर्फ हीलियम का मास नहीं होगा। चलो अभी बात करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, उसमें लगभग 15 मिनट निकल जाएंगे, इसलिए मैं रोक गया। एसी पढ़ लिया, स्टार्ट हो गया क्या? नहीं। चलो इक्वेशन बनाते हैं, बहुत आसान है, कैलकुलेशन है वरना कंसेप्चुअल तो बहुत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूरेनियम है 238, उसमें से क्या निकल रहा है? अल्फा। क्या बचेगा? थोरियम 234। थोरियम दिया तो थोरियम ही बनेगा। अल्फा जब निकलता है चार्ज कम होता है तो थोरियम बनेगा। और क्या बना आपके साथ में? हीलियम 2He4। और अल्फा जब निकला तो उसने बोला एनर्जी कितना रिलीज हुआ होगा, तो एनर्जी रिलीज हुआ होगा तो इधर आया होगा। ये जो एनर्जी आया एक्चुअल में आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी और कुछ नहीं, जितना मास चेंज हुआ होगा उससे रिलेटेड एनर्जी होती है। तो मास चेंज कितना हुआ होगा यार? इसका मास और इसका मास, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम। अच्छा, एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब पहले इन दोनों की एनर्जी ज्यादा है या कम? इसकी पहले ज्यादा थी, ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाली चीज बनी, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी उसने मास के फॉर्म में कमी ला दी होगी, मास कम हो गया होगा। क्योंकि जो मास कम होगा तो ही तो एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। तो ये जो एनर्जी निकली तो मास डिफेक्ट इन फॉर्म ऑफ क्यू रिलीज हो गया। तो मास डिफेक्ट देख लेते हैं, उसका मास ज्यादा होगा तो मास डिफेक्ट कितना आने वाला है? यूरेनियम का मास माइनस थोरियम प्लस हीलियम का मास। यूरेनियम का पूरा मास दिया हुआ है। ये तो एक प्रोटॉन का, देखो ये तो एक प्रोटॉन का था, ये तो एक प्रोटॉन का था, तो इसलिए मेरे पास 2 प्रोटॉन थे, 2 से मल्टीप्लाई किए। वो तो पूरा यूरेनियम का दिया हुआ है, वो एक प्रोटॉन का थोड़ी दिया, तो पूरा यूरेनियम का दिया हुआ है। तो यूरेनियम का कितना है? 238.50709 माइनस। थोरियम का कितना है?
230 प्लस 4.00260 सॉल्व करने पर कितना है 0.004 456 ऐसा तुम्हारा है। तो फिर एनर्जी जो निकली होगी वो यही मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी होगी और क्या होगी मास जो चेंज हुआ। तो ऐसे जरूरी नहीं है इतने डिटेल तक जाना है, यहाँ तक भी जा सकते थे, तुम ये हटा सकते थे लास्ट की 2-3 डिजिट्स, इतना एक क्वेश्चन में इतना भी परेशान नहीं करोगे, लास्ट की 2-3 डिजिट हटा जा सकती है। तो ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, अच्छा एएमयू में है, तो एएमयू में है तो ये वाली वैल्यू 456 इंटू 931.5 यह आ जाएगा 4 पॉइंट, बताओ हमारे पास सॉल्यूशन है नहीं होगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब तुम्हारा डाउट बताओ भाई, कुछ समझ में आया क्या था? आगे क्लियर? जो टूट के बाहर निकला है वो एनर्जी लेके नहीं निकला है कि जो हमने उसी का मास डिफेक्ट ले लिया, हीलियम एनर्जी लेके नहीं निकला है। जो पहले था मान लो 10, उसमें से मास थोरियम और हीलियम 9.9 मास का हो गया, 10 से 9.9 यानी कि 0.1 गया, वो 0.1 एनर्जी लेके गया। तो हमने दोनों के मास में डिफरेंस निकाला और वो क्यू के फॉर्म में निकला है, हीलियम नहीं निकला, हीलियम तो है। बोलो क्या है, फालतू चीज होगी और क्या होगा? नंबर बड़े बनाओ, तुम पढ़ाई करो, नंबर अपने आप बड़े बनेंगे। ये नंबर मोटे मोटे, उसमें क्या है? जो वो मेंटल है तो मैं क्यों बनूंगा? कौन बोल रहा है आप छोटी बन गए? पढ़ाने वाले रहने दो, हम कोई एचओडी वेचोड़ी नहीं है। हमसे बोला गया था कोचिंग का एकेडमिक हेड बन जाएगी, हमने मना कर दिया, नहीं हम पढ़ाने वाले पढ़ाने दो, क्योंकि अगर वो बन गए तो ये काम नहीं कर पाए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो करें, जब उम्र हो जाएगी तो वो काम कर लेंगे। चलिए, व्हाट इज एनर्जी रिलीज्ड in the beta decay of phosphorus 32 to sulfur 32। यार ये सही लग रहा है क्या? बीटा डीके हो रहा होगा क्या? कैसे? मास चेंज नहीं हो रहा फिर, लेकिन बीटा डीके कौन सा वाला बीटा डीके है? और नेगेटिव में Z नेगेटिव निकल रहा है तो पॉजिटिव पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस के बाद वो हो रहा, बहन चुप हो जा, कुछ भी मत बोल। क्या आता है? सल्फर ही आता है, इसलिए जस्ट नेक्स्ट वाला आ गया सल्फर। इफ मास ऑफ फास्फोरस 32 जरूरी नहीं है इतना जाए, 2-3 डिजिट तक जा सकते हैं, जहां तुम्हें डिफरेंस दिख जाए वहीं तक चले जाए। यहां तक 2 डिजिट तक चल जाओगे क्या? नहीं, 2 डिजिट तक तो सेम है। जरूरी नहीं है लास्ट यहां तक ही चले जाओ, और क्या 4 डिजिट तक, उससे भी हो जाएगा। यार यहां से यहां जा रहा है, बीटा डीके हो रहा है,
तो मास डिफेक्ट तो यही करवा देगा, बीटा का मास तो होता ही नहीं, वहां अल्फा का होता था मास, इसलिए अल्फा का भी मास लिया है और दिया है। यहाँ बीटा का मास तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसने न लिया है न दिया है। तो मास डिफेक्ट जो आएगा, ज्यादा मास किसका दिख रहा है, इसका, तो यह जाएगा मास ऑफ 32, मास ऑफ S32, डिफरेंस पॉइंट, ये तो दोनों 0 0 हो जाएगा, 184, तो 18 ले लो तो भी चलेगा, छोड़ो उसको। अब वो ये AMU में है, तो एनर्जी जो रिलीज हुई होगी, या बाइंडिंग एनर्जी बोल दो, अच्छा इसको बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं इसको, क्यों नहीं बोलते? बाइंडिंग एनर्जी तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियन, न्यूक्लियन से न्यूक्लियस, यहाँ तो टूट फूट हो रही है। हाँ, लेकिन टूट फूट हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो भी तो मास के फॉर्म में निकलेगी। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में तो फ्री न्यूक्लियस न्यूक्लियस में, या न्यूक्लियस न्यूक्लियंस में जा रहा है, यहाँ तो एक फास्फोरस सल्फर में जा रहा है, ये तो अलग चीज है, लेकिन एनर्जी तो मास से ही आई होगी, इसलिए चीजें सेम लग रही है। तो यह जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम यानी कि 931.5, इट्स 1.7, थोड़ा एक डिजिट और बता दो यार, कुछ भी लिख दो। 1.76, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट भी हुआ पूरा खत्म। फिर इसमें न्यूक्लियर फिशन आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा, उस पर क्वेश्चंस होंगे। वो टरबाइन वाली बात चल रही थी तो वो बात कर लेते हैं। उससे पहले क्या आया था चिट्ठी में, मेंटरशिप वाला। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये तुम्हारा मेंटर है तो तुम उसी से बात करो, बाकी दूसरा भगा देगा, ऐसा कहीं नहीं। 1 तो मैंने जगह छोड़ दी, फिल इन द ब्लैंक स्वादानुसार। तो ऐसा कहीं नहीं है कि ये मेरे मेंटर है तो यही मुझे बताएंगे, ये मेरा मेंटर नहीं है तो ये मेरा दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। जहां जो मिल जाए पकड़ लो, पूछ लो, क्या प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे नहीं कि आप हमारे मेंटर हो जाए। हाँ, वो एक लग जाता है कि मेंटर है तो एक हक बन जाता है, लेकिन शायद इस जगह पढ़ रहे तो सब पर बराबर लगे, सबसे पूछ सकते हैं। फिजिक्स से कुछ ऐसा नहीं है कि फिजिक्स से सिलेक्शन कराएगा, सिलेक्शन तो तीनों सब्जेक्ट कराएंगे, तो तीनों से दोस्ती रखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट से भी और टीचर से भी। और दूसरी चीज जो तुमने एक वर्ड और बोला था, मेंटरशिप से, हमने मना कर दिया है कि हम ऐसा कुछ पोजीशन नहीं लेंगे, लेकिन उस पोजीशन के लिए जो जो चीज काम करने पड़ते हैं वो काम हम लोग कर रहे हैं। जो उस दिन संडे से स्टार्ट हो गया कि रिजल्ट इस टाइम पर आना चाहिए, ये तरफ सफाई ऐसी होनी चाहिए, हर चीज मैनेज होनी चाहिए, टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस वगैरह से परेशानी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन वो मैं ही नहीं, वो सब करेंगे। हमारी बात हुई कि फालतू में एक जना में सब करें, तो सभी हैं टीचर, सभी हैं मालिक, बस वो है। टरबाइन की बात कर रहे थे, एसी स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वो चीज आएगी, एसी में भी आएगी। अच्छा, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है? डीसी में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वैल्यू चेंज कर सकता है लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। लेकिन एसी में वैल्यू भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये मैं पढ़ लिया ना, कहां तक पहुंचे? इंड्यूस, आर्मेचर वगैरह, जनरेटर, 10th में तो पढ़ा होगा, कार्बन ब्रश मैग्नेट के बीच में, वो चैप्टर हटा दिया था, हो ही नहीं सकता अगर ये चीज हटा दी जाए तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे घर में, मैंने एक बार पहले बताया, हमारे घर में ये लाइट चल रही है, वो लाइट चल रही है, ये चल रही है, ये कौन से कॉम्बिनेशन, ये कौन से कॉम्बिनेशन में लग रही है?
लाइट सीरीज में दिख रही है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अच्छा, अगर ये खराब हो जाएगा तो बाकी सब खराब। दिवाली की लाइट थोड़ी ना कि एक खराब तो सब खराब। ये एक बटन से सब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरीज में। सीरीज में लगे हुए हैं लेकिन वायरिंग पैरेलल में है। घर में पैरेलल में वायरिंग क्यों होती है? ताकि वोल्टेज हर एक इक्विपमेंट, पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है, तो हर एक इक्विपमेंट पर सेम वोल्टेज मिले। इंडिया में नॉर्मली 220 वोल्ट का होता है एक आइडियल, तो 220 वोल्ट सबको मिले। लेकिन जो पावर प्लांट होता है, अच्छा घर में कौन सी करंट आती है? एसी। चलो हम तो पावर प्लांट से स्टार्ट करते हैं 5 मिनट का अंदर। पावर प्लांट जो होता है, तुमने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 मैग्नेट है। मान लो ये एक मैग्नेट है दीवार और ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट पढ़ लिया, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये वही चल गया है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में होता है एक आर्मेचर। आर्मेचर मतलब एक कोइल, एक फ्रेम होता है स्क्वायर फ्रेम का, स्क्वायर टाइप का, वो कोइल होती है, वो एक फ्रेम होता है, उस पर कोइलिंग की जाती है इस तरह से। ये डायग्राम कभी पढ़ा। ये हमारे पास में मान लीजिए नॉर्थ पोल है। बहुत मजेदार चीज है लाइफ में, किसी को सिखाओगे तो वो बोलेगा हाँ ये पढ़ के आया वहां से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। बीच में जो होता है 10th क्लास के अंदर ये डायग्राम ऐसा रफली बनाया जाता है। बीच में जो होता है ये एक आर्मेचर होता है इस तरह, है ना। और इस आर्मेचर में ये फ्रेम होता है, इसमें कोइलिंग की जाती है, वायर की कोइलिंग। और ये जो है कार्बन ब्रश, पता नहीं क्या क्या इधर की चीजें, ये सारी चीजें हटा देते चक्कर। मैंने देखा था क्योंकि मैं गाना सुन रहा था यूट्यूब में, बीच में ये आ गया, पीछे न थोड़ा। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चीजों का जनरेट होना, इंड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, करंट आ जाएगा? कब आता है? जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज। अब फ्लक्स चेंज होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो सकता है या फिर ये घूम भी सकती है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, इधर नॉर्थ से साउथ, ये कोई यहाँ रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रो का पढ़ लिया होगा, और अब तो मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है। ये फ्रेम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जा रही है, फ्लक्स क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर, फ्लक्स इधर। कंसेप्चुअल बात करूं तो क्रॉस करना चाहिए, लेकिन ये तो टच करते हुए निकल रही। लेकिन ये आर्मेचर जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? यहाँ कार्बन ब्रश के हेल्प से यहाँ शाफ्ट होता है, और शाफ्ट से जुड़ा होता है टरबाइन। अब उस टरबाइन को घुमाया जाता है, अलग अलग पावर प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके से घुमाया जाता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जलाया तो हीट जनरेट हुई, उस हीट से आसपास पानी जो होता है, बहुत बड़े चेम्बर्स होते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म हुआ तो क्या बना? स्टीम। स्टीम के पास में बहुत ज्यादा प्रेशर, और उस प्रेशर से टरबाइन पे उसको फेंका जाता है, जिससे टरबाइन घूमना है। टरबाइन घूमेगा तो उससे जुड़ा हुआ शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट से जुड़ा हुआ है आर्मेचर, तो आर्मेचर घूमेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर से जा रहा है, ये है हमारे पास में आर्मेचर, टरबाइन के कारण ये घूमने लगा। सिर्फ क्या स्टीम से घूमेगा? थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर रेडिएशन होगी, मास डिफेक्ट आएगा, मास डिफेक्ट से रिलेटेड हीट एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से फिर पानी गर्म करेंगे, फिर स्टीम बनाएंगे, फिर टरबाइन घुमाएंगे। हाइड्रो पावर प्लांट कुछ गर्म नहीं करते, हाइट से टरबाइन पर पानी फेंक देते हैं। सोलर पावर प्लांट में ये काम नहीं होता, वो अलग है, डायोड, वो सेमीकंडक्टर चैप्टर। विंड मिल जो फैन घूम रहा है, वो फैन खुद टरबाइन से जुड़ा हुआ है, तो फैन हवा ही टरबाइन को घुमा देती है, और टरबाइन से ये आर्मेचर जुड़ा हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट हमें क्या घुमाना है? आर्मेचर, टरबाइन के हेल्प से आर्मेचर। तो ये आर्मेचर पहले ऐसा है, फ्लक्स जीरो, टरबाइन से घुमा, ये घुमा, फ्लक्स आया,
क्या जीरो से फ्लक्स बढ़ गया? ठीक है, फिर ये तो कंटिन्यू हो रहा है वापस से, फिर इधर से वापस से उल्टा हो गया। तो पहले जीरो से बढ़ा था, फिर बढ़ के कम हो गया। फ्लक्स पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा तो वो बढ़ने को अपोज करेगा। अरे अपोज करता है, अपोज कर रहा है। पहले बढ़ रहा था तो बढ़ने को अपोज कर रहा था, फिर बढ़कर कम होने लगा तो कम होने को अपोज करने लगा। तो जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन चेंज। ईएमएफ चेंज, ईएमएफ होता है बैटरी चेंज। तो पहले मान लो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इधर, बाद में चेंज तो करंट इधर। ये बन रहा है एसी, डायरेक्शन चेंज। तो टरबाइन जो घूमती है इससे बनता है एसी। अब वो एसी बन गई है पावर प्लांट के अंदर। अब वो कहाँ आएगा? जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं दुनिया भर के, जितने भी, उसके बाहर एक बहुत बड़ा ग्रिड होता है। तुमने देखोगे बड़े बड़े टावर्स होते हैं, वहां बहुत बड़ा ग्रिड, वहां पर वो एसी जो है वहां पर भेजी जाती है। लेकिन वो एसी जो होती है वो कम वोल्ट पर होती है, कम वोल्टेज की होती है। वो पावर प्लांट जो भी होते हैं नॉर्मली हमारे घर से, अगर अच्छा डेवलप शहर भी है तो घर से मिनिमम 50-60 किलोमीटर का होगा। बहुत दूर दराज है तो 400-500 किलोमीटर में होगा। तो 40-50 किलोमीटर मिनिमम उस करंट को हमारे घर तक, मोहल्ले तक पहुंचना है। अगर जिस वोल्ट पे वो करंट बना उस पर भेज देते हैं तो घर पर आते आते सब खत्म, सब पावर लॉस हो जाती है। तो इसलिए जहां पर पावर प्लांट होते हैं वहां पर एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। पढ़ा दिया ट्रांसफॉर्मर, कहानी पता होनी चाहिए, तो नॉलेज की चीज है। जब तुम ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे शायद EMI के सबसे एंड में आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसमें आएगा। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा आएगा अभी, सब एंड में आता है म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें पढ़ाएगा। ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करता है। जो पावर प्लांट से करंट बना उसका वोल्टेज था कम, तो वहां पर पावर प्लांट के बाद जो ट्रांसफार्मर होगा वो होता है स्टेप अप। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो करंट बना उसका वोल्टेज बढ़ा देगा। तो वोल्टेज बढ़ा दिया, फिर हमारे को जो पावर प्लांट से वहां से हाई वोल्टेज लाइन, केवी लाइन खेतों के ऊपर से निकलती है। कई बार कई कुछ लोगों के बाहर हाईवे पे घर बना लिए तो बोलते हैं कि हमारे घर से तो केवी लाइन निकल गई, चिपक गया, वो वहां से चिपक गया, ऐसा होगा। वो कौन सी लाइन है? वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद जो लाइन आती है वो हमारे शहरों तक आती है। 11,000 केवी वोल्ट ऐसे लिखा होता है, कभी 11,000 देखा होगा, 33,000 केवी वोल्ट। ट्रेन के ऊपर वाले जो होते हैं वो केवी वोल्ट खींच के ट्रैक कर लेता है, बहुत सारी चीज। हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसके इनपुट पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज बढ़ा देता है। क्या फायदा है? जो पावर जनरेट की ना उसका लॉस कम होता है हाई वोल्टेज से। फिर आ गया, मान लो लातूर में एंट्री किया करंट, लातूर में एंट्री किया, तो लातूर में अब जो शहर के अंदर वो लाइन भेज दी तो थोड़ा सा उसका वोल्टेज कम किया जाता है। तो कम वोल्टेज कर भी दिया तो लातूर के एंट्री में जो पावर ग्रिड होगा यहाँ का, वहां पर ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेप डाउन, वो वोल्टेज को कम करता है, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं करता है, 440 वोल्ट तक करेगा। फिर वो आ रहा है अब कम वोल्ट की लाइट, तो वो आ रही है हमारे घरों की तरफ। घर मोहल्ले में एक और ट्रांसफार्मर होता है, हर कॉलोनी में 1-2 ट्रांसफार्मर होते ही, वो भी स्टेप डाउन, वो 440 को 220 करेगा। वो 220 हमारे घर में आता है क्योंकि हमारे इक्विपमेंट 220 पर काम करते हैं। लेकिन वो कौन सा करंट आया अभी तक? एसी। एसी जो होता है हमारे टीवी के इक्विपमेंट, ये एसी पे काम नहीं करता, ये एसी पे काम नहीं करता, ये काम करता है डीसी पे। बल्ब जो होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। हीट करंट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, जहां जो मशीन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है वो एसी दे दो चाहे डीसी दे दो, सब पे बराबर काम करती है। लेकिन जो मशीन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है वो एसी पे काम नहीं, वो सिर्फ डीसी पे काम करती है। तो एसी जब आया हमारे घर में तो ये चला ही नहीं। तो इसके अंदर एक मशीन होती है जिसको अंदर बोलते हैं रेक्टिफायर, नाम पढ़ोगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में। ये सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर जो होता है वो एसी की डीसी करता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारा घर अच्छा, एसी जो होता है जब वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज करता रहता है, तो एक लूप के अंदर उसकी नेट वैल्यू होती है 0। अगर हमने इसको सीधा एसी दे दिया तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक पूरे साइकिल में वैल्यू आएगी करंट की 0, चलेगा। तो इसको देना है डीसी, और डीसी के लिए एक मशीन आती है रेक्टिफायर जो चेंज होता है। हमारे फोन का चार्जर इट्स एडॉप्टर में लगा हुआ है रेक्टिफायर, क्योंकि उसका जो सॉकेट है वहां कौन से करंट आ रहा है। और हमारे अंदर फोन के अंदर एक ग्रीन कलर की चिप होती है, ग्रीन मदरबोर्ड बोलते हैं लैपटॉप में, वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस। और सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर कभी खुला हो, फोन टूटा हो, तो उस ग्रीन कलर के अंदर ब्लैक कलर के कुछ जो होते हैं, कुछ होते हैं ट्रांजिस्टर, कुछ होते हैं रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर जो एसी आता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डीसी पे ही काम करता है। तो मेरे ख्याल से पावर प्लांट से करंट प्रोड्यूस किया था, सारी मशीन चला दी। ये होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एसी का चक्र। समझ में आया? एक बार मन ही मन घर जाते वक्त दोहरा लेना, लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए, गुड बाय।